हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आज हम कर रहे हैं 25 यूनिट सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। तब हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस पढ़ रहे हैं कि कितना ओडीएल कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना कम पैसे में हम ओपन डिस्टेंस एजुकेशन को चला सकते हैं और वो कोर्सेज कर सकते हैं जो कि रेगुलर कॉलेज में करना बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स में बहुत सारे समय से कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दे और जो हायर एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं बोले कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अर्थात अपना जो जितना भी चलाने का खर्चा है वो खुद जनरेट कर ले, गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ऐसा बात चल रही है, बहुत समय से चल रही है। ठीक है, सो अब इस वजह से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग हो या कोई भी, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसके पास इतनी इकोनॉमी, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। मतलब जो बच्चा उसमें दे रहा है वो उसको दे पाना इतना मुश्किल ना हो, स्पेशली ओडीएल के लिए। ओडीएल में वही ग्रुप्स आते हैं जो इतने एलिट क्लास से नहीं आते, जनरली मिडिल लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ओडीएल में ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जाते हैं, तो सब या एलिट भी आते हैं। तो सबके लिए जो पैसा हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, बहुत महंगा ना लगे कोर्स करना। ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ वगैरह हुई हैं जिसमें एक रुम्बेल की जो स्टडी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को एनालाइज किया है और रेगुलर को मतलब और ओपन को, और उससे यही पता हमें चलता है कि जो इंस्ट्रक्शन का या पढ़ाई का या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है ओपन डिस्टेंस में, इवन जो फीस है कंपेयर की जाए तो वो रेगुलर कॉलेज से काफ़ी कम पड़ती है। उसके बहुत सारे हम रीजंस है, वो मैं एक बार सम अप कर दूंगी आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, बिकॉज इसका कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल अप्रोच है, यानी मास प्रोडक्शन वाला अप्रोच है। मास प्रोडक्शन कभी भी कोई चीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर पे जब उस चीज़ को बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अगर मतलब मैं थोड़ा सा आपको सम अप करके ही बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स के साथ ही हम समझते हैं कि इग्नू जो है जो दिल्ली में काम कर रहा है, तो इसने कोई कैंपस यहाँ नहीं बनाया। मिग्नू का बस एक मेन ऑफिस है पूरी दिल्ली में। ठीक है, इनकी जितनी भी इग्नू की क्लासेस होती हैं जो वीकेंड पे सैटरडे और संडे को हुआ करती थी, वो सारी क्लासेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हुआ करती हैं। ठीक है, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स कॉलेजेस हैं वो इग्नू के भी सैटरडे संडे को क्लासेस वहीं पे दी जाती है, यानी वो उसके कॉलेज बन जाते हैं। सैटरडे संडे को दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्लासेस नहीं चलती। फर्स्ट बेनिफिट कि इनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं लगा, इन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं खरीद करनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स इसमें उस तरीके से रेगुलर बेस पे नहीं है जैसे डी यू जे एन यू वगैरह में होते हैं। बहुत सारे टीचर जो डी यू जे एन यू इग्नू एंड ऑल में जो मतलब रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेते हैं, वो ज़्यादातर वो सारे लेक्चरर्स वो यहाँ इग्नू में भी पढ़ाते हैं, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इस टाइप का सिस्टम होता है। उसके बाद अगर हम देखा जाए कि बहुत ही कम नंबर के टीचर, मान लीजिए कि एक कॉलेज में हम सोशियोलॉजी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 200 बच्चे ने एडमिशन लिया, तो एक टीचर एक लेक्चरार भी काफ़ी है उन 200 बच्चों के लिए। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है कि कोर्सेज के लिए लोग वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, तो एक ही कोई मेजर लेक्चरार जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर देता है और सारे बच्चों को सेंड कर दिया जाता है, तो एक ही टीचर से हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ा दिया गया, तो ये बेनिफिट आ गया। फिर उसके बाद वो कई सारे लेवल्स पे मतलब प्रोग्राम्स को संभाल सकता है। और जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो इग्नू की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि इनकी प्रिंट में एक बार बुक छप गया और एक ही बार, मतलब जल्दी इन लोग सिलेबस वगैरह चेंज वेंज नहीं करते, एक ही बुक 10-15 साल तक चलेगी तब जाके चेंज होगा, तो एक ही बार पब्लिश हो रहा है बहुत सारा और बार बार बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये सब भी बेनिफिट इनको मिल जाता है। उसके बाद हमें बताते हैं पिल्लई और नंदा कि इनरोलमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे बहुत मैटर नहीं करता है इस पे कि जो लर्निंग मटेरियल पे या डेवलपमेंट पे जो कॉस्ट, मतलब मान लीजिए बहुत सारी बुक इसने एक ही बार में 1000 बुक छाप दी और एक साल बस 250 एडमिशन हुआ। ठीक है, तो उससे कुछ कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगले साल किसी 700 बच्चों ने ले लिया तो उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बहुत बेनिफिट, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान वाला सिस्टम नहीं है ओडीएल में।
और ज़्यादातर ओपन एजुकेशन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट होता है, एक क्लास में 200-300 बच्चों का इनरोलमेंट हो जाता है एक कॉलेज में, ठीक है। इसकी वजह से इनके पास पैसे आने की बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं, ठीक है, और बहुत सारे इनके पास कोर्सेज भी हैं। उसके बाद बहुत सारा बड़ा ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनके और ज़्यादा अर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद इन यहाँ पे रुम्बेल ने कुछ तरीके भी बताए हैं जिससे हम कॉस्ट को और ओडीएल में जो कम लग रहा है उसको हम और कम कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो कॉस्ट खर्चा कर रहे हैं क्वालिटी पे, उसको कम करने की जगह हम ये करें कि कोर्स को बार बार बदले नहीं, ठीक है। जो एक बार कोर्स बन गया वो 10, 15, 20 साल तक चलाते रहे, जो कि मैं बहुत अच्छा आइडिया नहीं मानती, बट ठीक है, 10 साल तक 5 साल तक इतना चेंज नहीं आता, तो वही कोर्स को चलाते रहें तो बार बार खर्चा नहीं आएगा कि बार बार टीम बैठाई, रिसर्च करवाया, पेपर लिखवाया, पब्लिश करवाया, न्यू बुक छपवाई और पुराने वाली बेकार हो जाएंगी। तो इससे लंबे टाइम तक। उसके बाद हम देखें कि जो मीडिया का टाइप यूज़ कर रहे हैं कि सीडी सस्ती पड़ रही है या यूट्यूब पे वीडियो देना सस्ता पड़ रहा है, क्या सस्ता पड़ रहा है उसके हिसाब से हम मीडिया उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद टेम्प्ररी स्टाफ या टेम्प्ररी काउंसलिंग वगैरह के लिए ही हम अपॉइंट करें, जो कि एक्चुअल में होता है टेम्पररी। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो रेगुलर कॉलेजेस है उन्हीं के लेक्चरार्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो रेगुलर नहीं टेम्पररी ही होते हैं। उसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं, बोलते हैं कि खुद की मतलब पूरी मटेरियल बनाने की जगह हम किसी यूनिवर्सिटी से उसका राइट लेके भी पढ़ा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इग्नू है तो हम उसमें ड्यू में जो पढ़ाई जा रही है उसका राइट लेके यहाँ भी पढ़ा दें, ऐसा भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो खर्चा है वो और कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, कहीं ना कहीं उसका जन्म टेक्नोलॉजी के साथ ही हुआ, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ही निर्भर है। आप जैसे देखते हैं कि हर एस्पेक्ट में यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इवन हम एडमिशन से लेके हमारा एग्ज़ाम का फॉर्म भरना, हमारा बुक्स, हमारी पढ़ाई, सब कुछ टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, ठीक है। तो अगर मटेरियल बनाना है, उसको डिलीवरी करना है, या बच्चों ने जो पेपर लिखा है उसको इवैल्यूएट करना है, मतलब मार्किंग वगैरह वगैरह करना है, सब कुछ वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है। उसके बाद इसी वजह से जो फैकल्टी है उसको भी टेक्नोलॉजी के बारे में समझना चाहिए और उसी के हिसाब से जो भी वो करिकुलम पढ़ाने का जो सिलेबस तैयार करें वो करना चाहिए। और इंटरनेट की वजह से कहीं ना कहीं इंटरनेट पे देखिए बहुत सारी हमको ऑनलाइन लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, इंसाइक्लोपीडिया मिल जाती है ऑनलाइन, या डिस्कशन भी है स्कोप का एक्सपर्ट्स वगैरह के साथ। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ओडी, जैसे अब देखते हैं कि इग्नू कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े लेक्चरार्स को बुला के डिस्कशन वगैरह करा रहा होता है, सब हम इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। इवन इस बार उन लोगों ने जो अवार्ड गिविंग वाली सेरेमनी होती है वो भी ऑनलाइन करवाई थी, तो आप खुद देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐप्स एंड ऑल आ गए हैं जिससे हम जो लिख रहे हैं, वैसे तो इग्नू में बहुत गलतियां मिलती हैं बुक में, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि कोई गलती नहीं है, मतलब हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो भी काम कर सकते हैं, मतलब प्रिंट मीडिया में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद और भी बहुत सारे तरीके से वीडियो, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन वीडियो, इन सब की वजह से टेलीविज़न वगैरह से हम पढ़ा सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं। अब इग्नू में जो कि टेक्नोलॉजी का, इग्नू में चाहे कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा रोल है। अब हम नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन की बात करते हैं। तो कोलैबोरेशन की जो हम बात करते हैं, तो बेसिकली इसका मतलब अगर मैं समझाऊं तो ये होता है कि एक इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए इग्नू, वो नर्सिंग का कोर्स करा रहा है और वो एक हाथ मिला लेता है एम्स से कि हम यहाँ से ट्रेन करके बच्चों को भेजेंगे और आगे की ट्रेनिंग या लर्निंग जो है वो आपके इंस्टीट्यूशन में करेगा। तो बच्चे को एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा रियल लाइफ का, और दूसरा उसकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी, और दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो दोनों का कहीं ना कहीं प्रमोशन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इस टाइम पे कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम नहीं कर सकता, इसलिए कोलैबोरेशंस करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया वैसे ही ले सकते हैं, और मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ट्रेनिंग कर रहा है तो किसी इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिला लिया और वहाँ जाके बच्चा रियल लाइफ में लर्न कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि बच्चे की लर्निंग भी बढ़ेगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस भी कर पाएगा, और उसकी जो पर्सपेक्टिव है वो केवल किताबों से नहीं पढ़ के रियल लाइफ में सीख के मतलब उसको हेल्प मिलेगा, ठीक है।
और इससे क्या होता है, एक और बेनिफिट जो है कि इंस्टीट्यूशन क्लोजर आएंगे, वो साथ मिलके काम करेंगे। अब मान लीजिए कि किसी को इंडस्ट्री ट्रेनिंग कराना है, इग्नू उसको डिग्री दे रही है और वो किसी इंडस्ट्री में जाके सीख रहे हैं, तो इग्नू को उनको बिठाने के लिए कोई क्लासरूम की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही उसी बिल्डिंग में जाके सीख लिए, बस इग्नू को डिग्री देनी है, तो जगह बच गया। उसके बाद जॉइंटली काम करते हैं तो इक्विपमेंट वगैरह की ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, स्टडी सेंटर, प्रोग्राम सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। और इससे फैकल्टी मेंबर, अब मान लीजिए कि इग्नू का एक लेक्चरर चला गया और वहाँ पे जो सिखा रहे हैं वहाँ के मेंबर मिलके, दोनों मिलके, तीनों मिलके सिखा दिए, तो इससे बहुत सारा बेनिफिट होता है कोलैबोरेशन से। फिर क्वालिटी कंसर्न, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अंटिल, थैंक यू सो मच।